अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अगला केस देखने के लिए जा रहे हैं, श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड का केस। श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड का केस। अगर आप कोलकाता गए होंगे तो कोलकाता में आपने बहुत सारे एरिया देखे होंगे, श्याम बाजार, बड़ा बाजार, उसके बाद लेक टाउन हो गया, उसके बाद आपका जो है दमदम हो गया। ठीक है, उस तरह से कई तरह के एरिया हैं जहां पर आप इस प्रकार के घर को देखते होगे कोलकाता में। ठीक है, जैसा लगता है कि इस घर को देखोगे तो आपको लगेगा ना जाने किस पल वो गिर जाए और उसके सारे के सारे लोग जो हैं वो पता नहीं दब के मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको देख के ही डर लगेगा, ऐसे ऐसे घर मिलेंगे वहां पे। ठीक है, और यहां पर श्याम वर्ड यूज किया गया, यानी कि आपको श्याम बाजार एरिया कोलकाता का याद रखना है। अगर आप कोलकाता कभी नहीं गए हो तो वहां पर श्याम बाजार एरिया कम से कम याद रखो। श्याम बाजार आपका एक मार्केट है, वैसे ही बड़ा बाजार करके भी एक मार्केट है, उसके बाद दमदम है। ठीक है, और उसके बाद आपका लेक टाउन है, कई सारे अलग अलग बड़े बड़े वहां पर एरिया है। तो यहां पर आपको केवल श्याम बाजार एरिया का नाम याद रखना है। ठीक है, श्याम बाजार एरिया का नाम याद रखना है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि आप सब इस एरिया में देखोगे कि ये एरिया के तहत यहां पर जो किराएदार थे, जो कि कई पुश्तों से कब्जा करके रखे हुए इन सब घर को, आज भी वो लोग 50 रुपये महीने के हिसाब से, 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराया दे रहे हैं। 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसमें रहने का किराया दे रहे हैं। इसमें ना आपको पानी की सुविधा मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी जो सुविधा होगी वो जैसे तैसे करके वायरिंग वगैरह सब यहां पर किया हुआ रहेगा, तो देख के ही आपको डर लग जाएगा। तो अब जहां तक बात है कि ऐसे घर को अगर आज के डेट में अगर इसको मेंटेन किया जाए और इस तरीके का बना दिया जाए तो हायर रेंट आएगा, रेंट जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कंपनी ऐसा काम ही करती थी, श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड यही काम ही करती थी। ये क्या करती थी कि इन किराएदारों लोगों को किसी तरह करके खाली करवाती थी, घर को अपने नाम खरीदती थी, मतलब, और उसको बेचेगी या फिर लीज देगी या फिर लेटिंग आउट करेगी। यानी कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस कंपनी का, श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड के केस में ही लिखा हुआ था। देखिए, श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ था, जिसमें आपको प्रॉपर्टी को सेल, लीज या फिर लेटिंग आउट करना है। अब यहां पर सवाल क्या उठा कि इन किराएदारों को खाली करने के लिए कि भाई लोग, आप लोग यहां पर खाली कर दो, हम आपको बहुत ज्यादा कंपनसेशन देंगे। तो ये किराएदार लोग इस कंपनी के कंपनसेशन ऑफर करने पे, हायर कंपनसेशन ऑफर करने पे खाली करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, और हेवी कंपनसेशन यहां पर दिया गया, इन लोगों को हेवी कंपनसेशन दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कंपनसेशन दिया गया। अब ये जो कंपनसेशन यहां पर दिया गया तो इससे ये किराएदार लोग खाली करके चले गए। ये श्याम बाजार का जो एक घर था, ये टूटा फूटा करके घर था, ठीक है, उसको खाली करके चले गए। अब उसको ये फॉर्म दे दिया जो आपका श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड था, उसने ऐसा बनवा दिया इसको मेंटेन करके। अब जाहिर सी बात है कि हायर यहां पर किराया आएगा। अब 15,000, 20,000, 25,000 पर मंथ के हिसाब से किराया यहां पर आएगा। अब जब ज्यादा किराया आएगा तो असेसिंग ऑफिसर के पास जब ये मामला गया तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला क्योंकि आप इन लोगों को हेवी कंपनसेशन दिए हो, इसलिए इस हेवी कंपनसेशन को कैपिटलाइज किया जाएगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जबकि श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको माना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था। तो मामला गया कैलकाटा हाईकोर्ट के पास, कैलकाटा हाईकोर्ट के पास। तो आपको श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड याद रखना है। ठीक है, श्याम बाजार का केस, श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड, कोलकाता, कैलकाटा हाईकोर्ट का मामला, कैलकाटा हाईकोर्ट का मामला। ठीक है, कोलकाता आप आज बोलते हो लेकिन इसको कैलकाटा हाईकोर्ट ही बोलोगे। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर कंपनसेशन जो पेड किया गया है एसएससी कंपनी के द्वारा, जो आपकी कंपनी है वो एसएससी कंपनी है, किसको, टेनेंट को दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि भैया आप लोग प्रीमाइस को खाली कर दो, ताकि हम लोग दूसरे किराएदार को इसको मेंटेन करवा के दूसरे किराएदार को दे सके और रीलेटिंग कर सकें। ठीक है, हायर रेंट पर, ज्यादा रेंट हमें मिल सके। क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर अलाउड होगा? ठीक है, क्या ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर अलाउड होगा? कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी का काम ही एक्वायर और डेवलप करना प्रॉपर्टी को और उसके बाद उसको बेचना, लीज पर देना या फिर लेटिंग आउट करना। ठीक है, तो यहां पर यह मामला कैलकाटा हाईकोर्ट के पास गया। कैलकाटा हाईकोर्ट ने कई बातों को ऑब्जर्व किया। कैलकाटा हाईकोर्ट ने पहली बात तो देखी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा कि अरे हाँ, सही में वहां पर लिखा हुआ है लेटिंग आउट करना इनका काम है। ठीक है, दूसरी बात देखी कि इनका जो 85% रेवेन्यू है, जो 85% इनका रेवेन्यू है रिकॉर्ड के हिसाब से श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड का, वो लेटिंग आउट के रेंट पर ही आधारित है, मतलब किराया ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरी बात जो यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो आपका ये जो कंपनसेशन दिया गया है, कंपनसेशन दिया गया है, जो आप डिस्कस करते हो केस में वही एक्चुअली ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये जो कंपनसेशन दिया गया है वो कंपनसेशन जो टेनेंट से पोजीशन लेने के लिए दिया गया, पोजीशन लेने के लिए दिया गया ताकि उसको रीलेटिंग किया जा सके। ठीक है, हायर रेंट के लिए रीलेटिंग किया जा सके। इसका मतलब ये जो आपका कंपनसेशन जो दिया गया है वो बिजनेस नेसेसिटी के रिस्पेक्ट में दिया गया है, बिजनेस नेसेसिटी के रिस्पेक्ट में, और कमर्शियल एक्सपेंडेंसी के लिए दिया गया है, कमर्शियल एक्सपेंडेंसी के लिए दिया गया है। बिजनेस
बिजनेस नेसेसिटी या फिर कमर्शियल एक्सपेंडेंसी के लिए दिया गया है, मतलब डायरेक्ट नेक्सस इसका रेवेन्यू नेचर से है, यानी कि इसको रेवेन्यू नेचर बोलकर डिडक्शन दिया जाएगा, रेवेन्यू नेचर बोलकर डिडक्शन दिया जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इमीडिएट आप पॉज करोगे और एक बार इस केस को रीड करोगे। श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड 2016 का मामला है कलकत्ता हाईकोर्ट का, इसीलिए रिसेंट जजमेंट होने के कारण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं टपारिया टूल्स लिमिटेड का केस। टपारिया टूल्स लिमिटेड का केस, अब तक सलमान खान के बारे में हम लोगों ने देखा, जो भी कहानी देखी सब में मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। शाहरुख खान की कहानी देखी, उसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। अब यहां पर टपोरी बनकर कोका कोला का ऐड कर रहे हैं आमिर खान, यानी कि ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि दोनों खानों को हम लोगों ने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपका आमिर खान का भी मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, तो फिर क्या गया। दूसरा, टपोरी के रोल में आपको ये नजर आते हैं, ठीक है, टपोरी के रोल में आपको ये एक्टर नजर आते हैं, और ये कई कई मूवी में आपने देखा होगा कि ये इनके हाथ में टूल्स वगैरह सब रहते हैं। टूल्स वगैरह ना भी रहे तो गन वगैरह सब तो पक्का रहते हैं, ठीक है। मुन्ना भाई MBBS उसमें देखा ही था आपने, गन इनके हाथ में हमेशा रहता था। तो टपारिया टूल्स लिमिटेड, तो इनके हाथ में क्या है, टूल्स है। अब जहां तक बात करते हैं, यहां पर सवाल क्या उठता है, ये जो नाम है उससे सवाल का कोई कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा। जो डिवेंचर इशू किया गया, डिवेंचर इशू किया गया 5 साल के लिए, कंपनी ने 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर 18% डिवेंचर इशू किया कंपनी ने अपने डिवेंचर खरीदने वाले जो होल्डर लोग होंगे उनको 2 ऑप्शन दिया कि भैया 55 रुपये पर डिवेंचर के हिसाब से आप अप फ्रंट में, यानी कि खरीदने वाले प्रीवियस ईयर में ही अप फ्रंट आपने सारा का सारा इंटरेस्ट बोलकर आप ले लो, फिर बाद में हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, या फिर 5 साल तक आप 18% पर इनम के हिसाब से लो। तो पहला ऑप्शन क्या कि ₹55 के हिसाब से, ₹55 के हिसाब से, ठीक है, पर डिबेंचर के ₹55 पर डिबेंचर आज ही आप इंटरेस्ट ले लो, या फिर आप 18% पर एनम के हिसाब से 5 सालों तक इंटरेस्ट लो, ठीक है। अब यहां पर एक सेक्शन आपको याद आना चाहिए, एक सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 36 सब सेक्शन 1, इसका क्लॉज नंबर 3, ठीक है, सब सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 है। ये क्या बोलता है कि जो इंटरेस्ट पेड होता है बोरोड कैपिटल पर, जो ब्याज पे किया जाता है, उसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब बोरो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाए, बिजनेस पर्पस के लिए किया जाए, और जब आप पेमेंट करते हो तब आपका डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का जब आप पेमेंट करते हो तब आपका डिडक्शन मिलता है। अब इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने 36 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 को देखा, ठीक है, ये वाले को देखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और सेक्शन देखा कि 35D क्या होता है, वो आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। केवल देखा कि भाई ये डिफर्ड वर्ड जो है, तो नहीं सॉरी, यहां पर क्वेश्चन क्या हुआ था, क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ₹55 वाले के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन अराइज हुआ था। ये 18% पर एनम का तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही, ठीक है, क्वेश्चन मैं बताना भूल गया, 18% पर एनम का तो डिडक्शन आपको मिलेगा ही एज इट इज, जैसा कि सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 बोलता है। अब सवाल ये उठा कि ये जो 55 रुपए के हिसाब से है, कंपनी ने क्या बोला कि भाई ये जो 55 रुपए पर 55 रुपये हम लोग यहाँ पर डिबेंचर के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं, इसका डिडक्शन हमको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर 5 सालों में लेना है। मतलब जितना आपने 55 रुपये के हिसाब से, मान लो कि इनके 1000 शेयर होल्डर ने इसको लिया, तो 55 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 1000 और डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स में इक्वली जो है हमको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर इसको रिकॉग्नाइज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर हम आपको ये जो अपफ्रंट जो डिवेंचर होल्डर लोगों को आपने इंटरेस्ट दिया है उसका डिडक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, कैन इंटरेस्ट पेड अपफ्रंट टू डिवेंचर होल्डर बी अलाउड एज डिडक्शन इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, or should the same be spread over the life of the debenture being 5 years in this case when such interest is shown as deferred revenue expenditure in the books of account। इनको deferred revenue expenditure दिखा दिया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो असेसिंग ऑफिसर इसी बात पे गुस्सा हो गया, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ऑब्जर्व की 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 कि बिजनेस पर्पस और इंटरेस्ट पेमेंट करोगे उस साल में आपको रिडक्शन मिलेगा। दूसरा बात बताया कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जहां तक सवाल है, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर कोई टर्म इनकम टैक्स में यूज ही नहीं किया गया है, एक्सेप्ट 35D में डिफर्ड एक्सपेंडिचर का आपको मतलब 35D में ये वर्ड यूज किया गया है, वो भी आपका सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। तीसरी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखी
सुप्रीम कोर्ट ने देखी कि ये जो है 55 रुपये के हिसाब से जिस प्रीवियस ईयर में आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्लॉज आपको बोलता है कि पेमेंट वाले प्रीवियस ईयर में ही आपको डिडक्शन मिलेगा। इसीलिए पूरा का पूरा 55 का डिडक्शन जो है 55 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से डिडक्शन जो मिलेगा वो आपको अमाउंट पेड वाले प्रीवियस ईयर ही में ही मिल जाएगा, ना कि आपको यहाँ पर इसको स्प्रेड ओवर लाइफ ऑफ द डिबेंचर करोगे। ठीक है, बस इतना केस था तपारिया टूल्स लिमिटेड का केस, तपारिया टूल्स लिमिटेड का केस। और ये तपारिया टूल्स लिमिटेड का केस सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और क्योंकि आपका रिसेंट जजमेंट है 2015 का, इसीलिए आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं धर्मपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस। धर्मपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस, ये केस जो है आपने धर्मवीर करके मूवी देखी होगी, धर्मवीर करके मूवी देखी होगी, जिसमें ये हीरो जो था वो किंग था और धर्मेंद्र जो था वो गरीब था। ठीक है, तो इसने धर्मेंद्र के लिए चीनी की फैक्ट्री खोली थी, और क्योंकि ये खुद किंग था तो इसका मतलब ये किस चीज का बड़ा बिजनेस करेगा, तो ये क्या करता था, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन करने का काम करता था। तो आपको यहां पर ध्यान देना है केस का नाम। ठीक है, अब ये जो धर्मवीर की जो कहानी थी वो इलाहाबाद की कहानी थी, इलाहाबाद यूपी की कहानी थी। धर्मवीर की जो कहानी थी इलाहाबाद यूपी की कहानी थी। मूवी में देखा होगा कि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती रहती है शुरू में, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर वापस दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों ने बिजनेस मिलकर शुरू किया है। अब ये क्या करता है, ये बोलता है कि भाई हम अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे और तुम चीनी पे ध्यान देना, शुगर का प्रोडक्शन पे ध्यान देना। तो इसीलिए कंपनी का नाम है धर्मपुर। ठीक है, इलाहाबाद के धर्मपुर में ये लोग रहते थे, धर्मवीर। ठीक है, तो धर्मपुर शुगर मिल्स, नाम तो है शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन काम क्या है यहां पर, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का यहां पर काम है। तो एसएससी क्या करता था, एसएससी आपका शुगर और पावर मैन्युफैक्चर करने का काम करता था और सेल करने का काम करता था। इसका जो पावर खरीदता था, इन्होंने जो पावर प्रोड्यूस करते थे, ये बिजली प्रोड्यूस करते थे, इसका मात्र और मात्र एक ही कस्टमर था, यूपीपीसीएल। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल। ठीक है, यूपीपीसीएल मतलब बिजली खरीदने वाला, मात्र एक कस्टमर, कौन, यूपीपीसीएल, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिर्फ एक ही कस्टमर था। अब एसएससी यानी कि ये धर्मपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन लोगों का जो कंपनी था उसके बीच और यूपीपीसीएल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पावर ट्रांसमिशन का लाइन जो है वो बिछाने का एक्सपेंडिचर जो है वो एसएससी करेगा। पावर ट्रांसमिशन का जो लाइन है वो बिछाने का काम जो है एसएससी करेगा, लेकिन ये जो लाइन का जो ओनर होगा, ट्रांसमिशन लाइन का जो ओनर होगा, वो मात्र और मात्र यूपीपीसीएल ही रहेगा। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाया, ठीक है, एसएससी ने, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो कंडीशन में ही लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो मालिक रहेगा वो आपका यूपीपीसीएल ही रहेगा मात्र। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बाय एसएससी फॉर सप्लाई ऑफ पावर टू यूपीपीसीएल बाय एसएससी डिडक्टेबल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका इशू था, ये आपका इशू था। हाईकोर्ट ने यहां पर कुछ बातों को ऑब्जर्व किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चला गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बातों को ऑब्जर्व किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो एसएससी केवल अपने ऑपरेशन तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन एसएससी ने बिछवाया है वो केवल अपने ऑपरेशन को इफिशिएंटली और स्मूथली कंडक्ट करने के लिए बिछाया है, यानी कि अपना ऑपरेशन को, जो इनका काम है ऑपरेटिंग जो है इनका जो है स्मूथ ऑपरेटिंग करने के लिए जो अपना काम है इनका, और उसका इफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए ये ट्रांसमिशन लाइन एसएससी ने बिछवाया है। पहली बात गौर की आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। दूसरी बात कि पावर लाइन जो होगा वो यूपीपीसीएल का प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब ओनरशिप जो रहेगी इस प्रॉपर्टी की, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन की, वो एसएससी का नहीं रहेगा, धर्मपुर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नहीं रहेगा। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पर बताई, हाईकोर्ट ने गौर की कि एसएससी यहाँ पर ना कोई एसेट्स एक्वायर कर रहा है, ना कोई उस एसेट से उसका इंड्यूरिंग बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन मिलेगा, अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन मिलेगा। ये दोनों खुश हो गए, ठीक है, और धर्मवीर की जोड़ी वाला गाना गाने लगे। अब हम लोग बात करते हैं आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कर्नाटका हाईकोर्ट का मामला है, कर्नाटका हाईकोर्ट का आईबीएम का मामला है। ठीक है, तो ये आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या था, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। ये कंपनी जब बनी थी,
ज्वाइंट वेंचर कंपनी, तब इसमें इन्होंने बड़े बड़े जो है डाटाबेस बनवाए थे और उसमें कस्टमर डाटाबेस वगैरह सब ये मेंटेन करते थे। साथ में जो है इनके कुछ स्किल्ड एम्प्लॉय यानी कि ट्रेंड पर्सनल भी थे इनके पास, ज्वाइंट वेंचर के पास। अब ज्वाइंट वेंचर का बाइफर्केशन हो गया, ये जो ज्वाइंट वेंचर था उसका बाइफर्केशन हो गया। उसमें से एक कंपनी बनी आपकी IBM ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका SSE कंपनी है, ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी बनी जो कि आपकी SSE कंपनी है, ये आपकी SSE है। अब यहाँ तक बात करते हैं कि जब बाइफर्केशन हो गया तो इनको भी कस्टमर डाटाबेस की ज़रूरत पड़ी और इनको भी कुछ तत्काल कुछ स्किल्ड पर्सन की यानी कि ट्रेंड पर्सनल की लोगों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर से डायरेक्ट बात किया, ज्वाइंट वेंचर कंपनी से, पहले वाली कंपनी से डायरेक्ट बात किया, बोला कि भाई साहब आप हमें अपना कस्टमर डाटाबेस जो है यूज़ करने के लिए दो और कुछ ट्रेंड पर्सनल लोगों के लिए आप जो हैं ट्रेंड पर्सनल लोगों का सर्विस हमें लेने के लिए अलाउ करो। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र यूज़ और सर्विसेज के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, डाटाबेस को यूज़ करने के लिए और जो ट्रेंड पर्सनल लोग हैं उनके सर्विस लेने के लिए। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, SSE कंपनी ने, IBM ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो पैसे पेमेंट किए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये जो पैसे पेमेंट किए गए हैं वो कंसिडरेशन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर डिडक्शन मिलेगा, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सवाल ये उठा, तो वेयर द SSE कंपनी केम इनटू existence on bifurcation of joint venture company, can the amount paid by it to the joint venture company, क्यों ज्वाइंट वेंचर कंपनी को पेमेंट किया, फॉर यूज ऑफ कस्टमर डाटाबेस एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेंड पर्सनल बी क्लेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर आपसे सवाल पूछा गया, मामला गया कर्नाटका हाईकोर्ट तक। ठीक है, तो IBM ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर वगैरह सब में ये कंपनी, ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी का इसका बिल्डिंग आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये कर्नाटका हाईकोर्ट का मामला, IBM ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका का केस है। अब ये केस में हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कुछ बातों को। हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्व किया उसकी बात करते हैं। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो मेयरली कस्टमर डाटाबेस यूज करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, मेयरली यूज ऑफ कस्टमर डाटाबेस को केवल यूज करने के लिए, ना कि एक्वायर करने के लिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया कि भाई हमें अपना कस्टमर डाटाबेस बेच दो, केवल यूज करने के लिए जो है वो SSE कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। सेकंड बात, जहां तक बात करते हैं कि अगर SSE को डाटाबेस यूज करना अलाउ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है वो प्रिक्लूड हो गई, खुद वो यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसने एक्वायर कर लिया, मतलब इसने यूज करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप ज्वाइंट वेंचर कंपनी खुद ही यूज नहीं कर सकते हो या किसी और को नहीं दे सकते हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं है। मतलब ये नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडर कंपनी खुद अपने कस्टमर डाटाबेस को यूज करने के लिए प्रिक्लूड हो जाएगी अगर ये आपको यूज करने के लिए दे दिया IBM ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। दूसरी बात ऑब्जर्व किया आपका कर्नाटका हाईकोर्ट ने। उसके बाद तीसरी बात, जहां तक ट्रेंड पर्सनल के रिस्पेक्ट में कर्नाटका हाईकोर्ट ने देखा कि ट्रेंड पर्सनल का जो सर्विस जो लेना चाहता है, ट्रेंड पर्सनल का जो सर्विस लेना चाहता है उसके बदले में जो पेमेंट आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो है पर्सन नया अपॉइंट करोगे। ठीक है, आपका जो SSE है IBM ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये अपॉइंट करेगा, ट्रेनिंग देगा, तो इन सब में जो खर्चे आएंगे वो इटसेल्फ रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। इस खर्चे को बचाने के लिए आप ट्रेंड पर्सनल को डायरेक्ट हायर कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। ठीक है, कस्टमर डाटाबेस यूज करने का खर्चा और ट्रेंड पर्सनल का जो आप सर्विसेज ले रहे हो उसके बदले में जो पेमेंट कर रहे हो वो दोनों रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ओरिएंट सेरामिक एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप अपने आप पढ़ोगे तो हंसी आएगी, घंटा IIT फिजिक्स। ठीक है, हम एक रिक्शा चालक को भी फिजिक्स सिखा देंगे। ठीक है, तो इसको आप 100% IIT इंजीनियरिंग की ये तैयारी करवाते हैं। ठीक है, IIT, AIEEE, PMT वगैरह सब की तैयारी कराते हैं, लेकिन कोचिंग का नाम बड़ा अजीब आपको लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है हमने क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये जो है साइन बोर्ड है, ग्लो साइन बोर्ड। ठीक है, तो पहले तो हमने आपको एक साइन बोर्ड को गौर करना है, साइन बोर्ड, उसके बाद आपको देखना है ग्लो साइन बोर्ड।
ग्लो साइन बोर्ड, तो देखो यहाँ पर कितने सारे ग्लो साइन बोर्ड है। ठीक है, तो ओरिएंट सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओरिएंट सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। ठीक है, तो ये कोचिंग मान के चलो कि दिल्ली में है, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है ये। ठीक है, तो ये जो है केस का नाम आपको याद रखना है खुद से ही, ओरिएंट सेरामिक एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर ग्लो साइन बोर्ड देखते देखते के साथ आपको याद आना चाहिए दिल्ली हाईकोर्ट का मामला। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ग्लो साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट डीलर्स आउटलेट। डीलर के आउटलेट पर जो ग्लो साइन बोर्ड डिस्प्ले होता है वो कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा, ग्लो साइन बोर्ड का जो आप खर्चा करते हो। तो ये मामला गया दिल्ली हाईकोर्ट तक। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली बात ऑब्जर्व की कि यहाँ पर ये जो ग्लो साइन बोर्ड पर खर्चा किया जाता है उससे ना कोई नया कैपिटल एसेट्स इमर्ज हो रहा है, ना कोई इंड्यूरिंग बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर ऑब्जर्व की कि ना कोई नया कोई कैपिटल एसेट्स जनरेट हो रहा है, ना कोई इंड्यूरिंग बेनिफिट दिख रहा है। दूसरी बात जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की कि ये शॉर्ट लाइफ वाला जो होता है एसेट्स है, ये परमानेंट नेचर का एसेट्स नहीं है, ये शॉर्ट लाइफ वाला एसेट्स है। ठीक है, जिसको आप कैपिटल एसेट्स नहीं बोल सकते हो, शॉर्ट लाइफ वाला एसेट्स है। तीसरी बात यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या देखा कि ग्लो साइन बोर्ड जो होता है उसका साइन जो है, ये जो चमक रहा है अभी, वो धीरे धीरे फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके होते चला जाता है, मतलब इसका साइन जो है वो कम होते चला जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, बार बार जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए ये साइन बोर्ड का जो आपका ये साइन बोर्ड जो होता है उसका खर्चा जो है वो रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा, रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। ठीक है, सारे कंक्लूजन किया इन सारे 3 पॉइंट को देखते हुए कि कोई नया कैपिटल एसेट्स इमर्ज या जनरेट नहीं हो रहा है, ना कोई इंड्यूरिंग बेनिफिट दिखता है इस साइन बोर्ड का। दूसरा कि ये शॉर्ट लाइफ वाला एसेट्स है जिसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा कि जो साइनिंग है इसका वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके होता चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये जो साइन बोर्ड का है, ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये जो लगाया जाता है वो एक तरह का एडवर्टीजमेंट के लिए लगाया जाता है, प्रचार वगैरह के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, कि अच्छा चमक दमक होगा तो ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे। ठीक है, ना कि आपका इंड्यूरिंग एसेट्स यहाँ पर एक्वायर करने के लिए ये खर्चा किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो खर्चा है साइन बोर्ड का, ग्लो साइन बोर्ड का, वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, ये रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट लिया। अब हम लोग बात करते हैं आईटीसी होटल्स लिमिटेड की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही हाई लेवल की लग्जरी होटल जो है ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली आईटीसी होटल कंपनी है आपका, आईटीसी होटल्स लिमिटेड। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि जो आईटीसी होटल्स लिमिटेड है उसके बारे में, यहां पर आपका डिबेंचर इशू के रिस्पेक्ट में कथा आती है, डिबेंचर इशू के रिस्पेक्ट में। अब तक हम लोगों ने जितना होटल्स का केस देखा है वो दिल्ली का केस है, लेकिन ये होटल्स का केस आपका दिल्ली का केस नहीं है, ये आपका कर्नाटका का केस है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ना केस हो के ये कर्नाटका हाईकोर्ट का केस है, आईटीसी होटल्स लिमिटेड। अब यहाँ तक बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जो शेयर इशू करने के लिए खर्चा किया जाता है, अगर मान लो यहाँ पर शेयर इशू करने के लिए खर्चा किया जाता है और शेयर इशू करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट वगैरह सब बनाया गया, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह सब की गई और आपका शेयर इशू ना हो सका, मतलब किसी कारण से शेयर इशू जो है नाकामयाब रह गया, लेकिन आपने काफ़ी एक्सपेंडिचर कर चुके थे, तो आपका मकसद था जो है आपका कैपिटल को इंक्रीज करना, कैपिटल को बढ़ाना आपका मकसद था। इसीलिए शेयर इशू के रिस्पेक्ट में जो खर्चे होते हैं वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इसीलिए ये सवाल यहाँ पर उठा, यहाँ पर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया गया था, सेम कहानी थी लेकिन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया गया था। अब जहाँ तक सवाल ये उठता है कि जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया इशू एंड कलेक्शन के लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर को, उसको भी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये केस था आईटीसी होटल्स लिमिटेड का केस, आईटीसी होटल्स लिमिटेड का केस। तो शेयर इशू करने का खर्चा आपको पता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो क्या डिबेंचर इशू एंड कलेक्शन करने का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर जो आपका कर्नाटका हाईकोर्ट था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पर जो आपका डिबेंचर इशू करने का खर्चा होता है, ठीक है, उसको भले ही आप, ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है मतलब कुछ टाइम बाद शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए ये क्वेश्चन अराइज हुआ, कन्वर्टेबल डिबेंचर कुछ टाइम बाद शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तभी भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि भले ही ये कुछ टाइम बाद शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है, भले ही ये कुछ टाइम बाद जो है शेयर में कन्वर्ट होने वाला, पर फिलहाल जो इसका स्वरूप है वो डिबेंचर का स्वरूप है, फिलहाल जो इसका रूप है वो कौन सा रूप है, वो डिबेंचर का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी खर्चा किया जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इशू एंड कलेक्शन के रिस्पेक्ट में जो खर्चा किया जाएगा, इस ग्राउंड पे नहीं बोला जा सकता कि बाद में तो ये शेयर में ही कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए इसका भी खर्चा को आप जो है वो कैपिटल नेचर का ही मानो, इसको रेवेन्यू का माना जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड का केस,
पीवीआर मूवी हॉल में आपने बहुत देखा होगा, पीवीआर सिनेमा, तो प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड का केस, प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड का केस। यहां पर क्या किया गया, यहां पर बहुत सारे मतलब इन लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी की। फिजिबिलिटी स्टडी क्यों की कि कई जगह पर ये लोग सिनेमा हॉल या फिर मल्टीप्लेक्स बनाना चाहते थे। अब ये बनाए कि नहीं बनाए, इसके लिए कई तरह की फिजिबिलिटी स्टडी की, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है, यानी कि पूरा सर्वे वगैरह सब किया। अब जहां तक बात करते हैं कि इन लोगों ने सर्वे पे काफी खर्चा किया, लेकिन अंत में जो है फिजिबिलिटी स्टडी का जो खर्चा है, इसका सिनेमा हॉल बन नहीं सका। इसका सिनेमा हॉल जो है वो गली गली में जाके इन लोगों ने अलग अलग एरिया में दिल्ली के जो सर्वे किया था, ठीक है, तो वहां पर इन लोगों ने प्रोजेक्ट का यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट त्याग दिया। प्रोजेक्ट जो होता है वो बना ही नहीं। मतलब आपका अगर प्रोजेक्ट बन जाता तो पीवीआर हॉल बन जाता उन सब एरिया में भी। अब पीवीआर हॉल बन जाता तो जाहिर सी बात है कि वो जो खर्चा किया था फिजिबिलिटी स्टडी का, वो कैपिटल नेचर का माना जाता। लेकिन यहां पर फिजिबिलिटी स्टडी का जो एक्सपेंडिचर था वो आपका अवे ही हो गया, लेकिन आपका कैपिटल एसेट्स का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ। तो यहां पर कोई न्यू एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट वाज अबेंडेंड विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू एसेट्स। तो उस सिचुएशन में जो फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह सबका जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा या कैपिटल नेचर का माना जाएगा। तो पीवीआर सिनेमा दिल्ली में बहुत सारे जगह जगह पर आप पीवीआर सिनेमा देखोगे, ठीक है, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। इस तरह से आपको याद रखना है, प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड 2011 का ये मामला है। तब यहां पर हाईकोर्ट ने बोला कि रिलीवेंट फैक्टर है कि न्यू बिजनेस या फिर न्यू एसेट्स एग्जिस्टेंस में आता है या फिर नहीं आता है। न्यू एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ तो ये जो खर्चा किया गया था फिजिबिलिटी स्टडी पर, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगला केस हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का केस। ये आपका राजस्थान हाईकोर्ट का मामला है। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का ये जो आपका जिंक से जो है ये अपना सामान वामान बनाने के चक्कर में इनको बहुत सारा पानी सप्लाई करने का जरूरत पड़ता था। मतलब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका एक एसएससी है जो कि राजस्थान में था कंपनी, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2010 का मामला है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लांट है उसमें एडिक्वेट वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो नहीं पाता था तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से बात करी। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आपका काम इतनी जल्दी तो कर नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बोला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत चालाक कंपनी थी, उसने बोला कि ठीक है डैम और पाइपलाइन जो है वो बनाने का खर्चा, ठीक है, जो भी डैम और पाइपलाइन वगैरह सब बनेगा उसका खर्चा जो होता है वो हम लोग कर देते हैं। जो अल्टरेशन वगैरह करना पड़ेगा डैम को या फिर पाइपलाइन वगैरह सब जो लगाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे तक जो है आपका पाइपलाइन पहुंचाने के लिए, ताकि हमारे प्लांट को सफिशिएंट वाटर मिल सके, तो वो खर्चा जो होता है हम ही लोग करेंगे। लेकिन ओनरशिप राजस्थान गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ओनरशिप जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। मतलब एसएससी को रोज रोज हजारों लीटर का पानी लगता था तो उसने स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया डैम एंड पाइपलाइन जो होता है उसका अल्टरेशन हम करवा देते हैं, सारे खर्चे हम करते हैं, लेकिन उस डैम और पाइपलाइन का ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट आपके पास ही रहेगा। तो ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जो खर्चा किया है उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे या फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे, ये सवाल उठा यहां पर। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि ये मामला आईटीएटी के पास गया, ट्राइब्यूनल के पास गया, तो ट्राइब्यूनल ने बोला कि ट्रेड ऑपरेशन और इफिशिएंट एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी को जो स्मूथली आपको ऑपरेट करने के लिए जो इनका एक्टिविटी था प्लांट के रिस्पेक्ट में जिनको पानी लगता था उसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए इन्होंने पाइपलाइन वगैरह बिछाने का जो है खर्चा किया है, ठीक है। मतलब अपना बिजनेस अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाए इसीलिए खर्चा किया है, ठीक है। लेकिन ट्राइब्यूनल जो होता है उसने बोला कि ये रेवेन्यू नेचर का है। फिर भी मामला जो है राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है ट्राइब्यूनल को शाबाशी दी और बोला कि आपने सही लॉजिक दिया कि जो आपका ऑपरेशन, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनकी होती है ऑपरेशन, उसको स्मूथली एंड इफिशिएंटली कंडक्ट करने के लिए इन्होंने खर्चा किया है, ठीक है। पहली बात तो ये आती है, मतलब इनका ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। दूसरी बात कि एसएससी के हैंड में कोई न्यू एसेट्स बोलकर जनरेट नहीं हो रहा है, ना कोई नया बिजनेस आ रहा है, क्योंकि ओनरशिप तो आपका राजस्थान सरकार के पास ही रहेगा, इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर का मानकर डिडक्शन दे दिया जाए। अब हम लोग अगले केस की बात करते हैं। अगला केस है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का केस, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं दूसरा केस है आपका कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, दोनों डॉक्टर के रिस्पेक्ट में है। तो आपको पता है कि डॉक्टर का दो चीज़ जो होता है वो आप ऑर्डिनरी लाइफ में देखते हो कि डॉक्टर लोग जो होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों से बहुत सारा पैसा खाते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं, जितनी ज़रूरत आपको नहीं होती है उससे भी ज़्यादा दवाइयाँ लिखते हैं। और खासकर जहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक होगा उसके आसपास की दुकान में ही जो है वो आपको वो पार्टिकुलर दवाई मिलेगी जिसको आपको डॉक्टर ने लिखा है। तो पैसे बनाने के लिए ये लोग अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये लोग लीगल चोर लोग हैं। ठीक है, कई सारे डॉक्टर्स लोग जो ऐसा काम करते हैं उनके पास सर्टिफिकेट मिला हुआ है चोरी करने का, और जो बाहर में चोर पकड़े जाते हैं, जो जेल जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपका जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपका हिमाचल प्रदेश का केस है, हिमाचल प्रदेश का केस है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जो फार्मा कंपनी होती है उसकी बड़े बड़े जो है हेड ऑफिस वगैरह सब है, मुंबई में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, इन सब जगह पर फार्मा कंपनी की आपको कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सर्कुलर 5/2012 आया था। ठीक है, सर्कुलर 5/2012 आया था, और कई सारे आपके जो डॉक्टर्स लोगों के जो प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल इथिक्स जो होते हैं डॉक्टर लोगों के, उन लोगों में भी बोला गया है कि आप जो है कोई पैसे वैसे नहीं खाओगे, ना कोई आप जो है अनइथिकल एडवांटेज यहाँ पर लेने की कोशिश करोगे, ना फ्री बीज वगैरह सब लोगे, ना अदरवाइज कोई पैसा लोगे। अब एक फार्मा कंपनी ने क्या किया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन्होंने क्या किया, एक तो डॉक्टर को इन्होंने जो है पैसे वैसे दिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर को इन्होंने गिफ्ट वगैरह सब दिया, पैसे वैसे दिए, ऊपर से जो खर्चा हुआ उसको बोला कि ये हमारे बिजनेस नेचर का खर्चा है, और 37 सबसेक्शन 1 के तहत उसको एक्सपेंडिचर बोलकर क्लेम कर लिया, इनकम टैक्स में क्लेम कर लिया। तो यहां पर एक टर्म आता है आपका फ्री बीज। ये जो होता है प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए जो गिफ्ट वगैरह सब डॉक्टर लोगों को देते हैं, फार्मा कंपनी, मेडिकल प्रैक्टिशनर लोगों को, तो क्या मतलब तो वो जो आपका फ्री बीज जो होता है वो आपका उसके रिस्पेक्ट में वो डिडक्शन जो है वो क्लेम किए सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। और आपका सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 का जो एक्सप्लेनेशन होता है, ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि कोई भी प्रोहिबिटेड एक्सपेंडिचर जो होता है वो डिसअलाउ कर देगा असेसिंग ऑफिसर, कोई भी प्रोहिबिटेड एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने ये जो फ्रीबीज वगैरह सब दिया था उसको जो है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 लगाकर असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ कर दिया। तो इन्होंने बोला, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी, उन्होंने बोला कि ये तो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हम मेडिकल प्रैक्टिशनर को पैसे देते हैं या गिफ्ट वगैरह सब देते हैं, उससे वो हमारा दवाई लिखते हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो ये मामला चला गया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पास, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पास चला गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पास चला गया। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्सप्लेनेशन टू 37 सबसेक्शन 1 पढ़ा, इसमें देखा कि कोई भी प्रोहिबिटेड एक्सपेंडिचर चाहे किसी भी लॉ में क्यों ना हो उसकी बावजूद भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं कि और इसके रिस्पेक्ट में सीबीडीटी ने पहले ही सर्कुलर दिया हुआ है, सीबीडीटी ने सर्कुलर में बताया था कि मेडिकल काउंसिल का जो एक्ट है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल जो रेगुलेशन है वो प्रोहिबिट किया है कि किसी भी तरह का फ्रीबीज वगैरह सब डॉक्टर्स लोगों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रोहिबिट किया है। तो पहली बात ये एक्सप्लेनेशन पर ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने, दूसरा सीबीडीटी का जो है सर्कुलर में देखा कि प्रोहिबिशन किया हुआ है, साफ साफ बोला गया है, और कोई भी फ्रीबीज वगैरह सब जो होगा वो प्रोहिबिटेड नेचर का माना जाएगा। सीबीडीटी ने बोला था क्योंकि मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन ये बात बोलता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो हाईकोर्ट ने इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए लास्ट में कंक्लूड किया कि यहाँ पर कोई भी बिजनेस नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं माना जा सकता है, कोई किसी भी तरह से प्रोहिबिटेड हो मामला, तो इसलिए यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया। तो ये सर्कुलर को पढ़ते हुए आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर क्या बोलता है कि ये जो सर्कुलर है इसकी वैलिडिटी पर केस उठा था। ठीक है, डिसअलाउइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फ्रीबीज प्रोवाइडेड बाय फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर इन लाइन विथ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 which disallow expenditure which is prohibited by law। ठीक है, तो एक बार जस्ट इसको आप रीड कर लो, आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ ही गया होगा। हम लोग बात करते हैं कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। अभी देखो ये बड़ा अजीबो गरीब डॉक्टर है और ये कैप पहनाकर इन लोगों का डायग्नोसिस कर रहा है, अजीब अजीब तरह का कैप पहनाता है और कैप पहनाकर वो दिमाग का इलाज करता है। ठीक, और इंजेक्शन भी वो देता है तो इसी टाइप से देता है। तो आपको याद रखना है कैप, तो कैप पहनाकर ये क्या करता है, यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन करता है, उसके बाद जो है डायग्नोसिस करता है। तो कैप स्कैन डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है। तो पंजाबी लोग ही ऐसा बल्ले बल्ले करके इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। अब जहां तक बात करते हैं
अब जहाँ तक बात करते हैं कि डॉक्टर लोग भी हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर से जो आपका टेस्ट वगैरह सब करता है, ठीक है, लेबोरेटरी वगैरह सब, या फिर जो है आपका अदरवाइज सीटी स्कैन, या फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, तो ये जो एक्सरे, सोनोग्राफी और उसके बाद जो आपका सीटी स्कैन वगैरह सब होता है, वो सब करवाते हैं। उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे रिफर कर देता है, ठीक है, कि आप इस डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाओ, ठीक है, और आप उसको मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाओ और उसको ये हमारा जो है प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, तो वो आपका जो है टेस्ट वगैरह सब करके दे देंगे, आपका सीटी स्कैन या फिर एक्सरे वगैरह सब करके दे देंगे। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर क्या करती है, जब आप उसके पास जाते हो तो आप उसको पे करते हो। मान लो कि आपने उसको 12,000 रुपया पे किया, सारा टेस्ट वगैरह सब करवाया, इसमें 2,000 रुपया कमीशन डॉक्टर का बनता है, क्योंकि डॉक्टर ने रिफर किया था। इसको इन्होंने नाम दिया, बड़ा सुंदर सा नाम दिया, रेफरल चार्ज बोलकर नाम दिया, ठीक है, रेफरल चार्ज बोलकर नाम दिया इस कमीशन का नाम, ठीक है। तो सवाल यहीं पर उठता, और ये रेफरल चार्ज बोलकर कैप स्कैन डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने उस रेफरल चार्ज का डिडक्शन भी ले लिया, सेक्शन 37 के तहत बिजनेस एक्सपेंडिचर बोलकर, ठीक है। तो अब यहां पर यही सवाल उठता है सेम, कैन द कमीशन पे टू डॉक्टर्स बाय diagnostic center for referring patients for diagnosis be allowed as business expenditure under section 37, or would it be treated as illegal and against public policy to attract disallowance? क्या ये डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, क्या ये डिसअलाउ हो जाएगा? तो ये आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है। तो यहाँ पर आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिर से सारी बातों को ऑब्जर्व किया कि मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन ने साफ साफ मना किया है कि कोई भी खर्चा फ्रीबीज या फिर रेफर करने के नाम पे आप नहीं लोगे। पहली बात ये ऑब्जर्व की। दूसरी बात यहाँ पर ऑब्जर्व की कि जो ये ऐसा पेमेंट होता है वो बैड इन लॉ है, बैड इन लॉ है, यानी कि अनइथिकल प्रैक्टिस है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अनइथिकल प्रैक्टिस है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मतलब ये एक फेयर प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको डिस्करेज करना चाहिए, इसीलिए इसको डिस्करेज करना चाहिए। और मेडिकल काउंसिल एक्ट में भी प्रोहिबिटेड है, सीबीडीटी सर्कुलर का भी रेफरेंस ले सकते हो। इसीलिए फाइनली बोला गया कि भैया ऐसा जो कोई खर्चा रेफरल चार्ज वगैरह बोल रहे हो आप कमीशन पे करने के लिए डॉक्टर को, उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये जजमेंट आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले केस के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।